आ जाइए भक्तों, चलते हैं इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए सूत जी समझाते हैं कि हे सोनकाद ऋषिगणों, इधर हस्तिनापुर में महाराज अभिमन्यु के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम ज्योतिषी लोगों ने परीक्षित रखा। महाराज परीक्षित इनका नाम कब पड़ा? जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तब इनका नाम नहीं रखा गया। परीक्षित महाराज 5 दिन के हुए तब इनका नाम परीक्षित पड़ा। 5 दिन के हो गए तब। इधर थोड़े से बड़े हुए हैं महाराज परीक्षित, तो इधर भगवान श्याम सुंदर द्वारिका के लिए जाने लगे। तो आज भगवान कन्हैया अपनी बुआ कुंती के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके बोले हैं कि मैं द्वारिका के लिए जा रहा हूं, आप ऐसा ना समझे कि अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो आप लोग हमें भूल जाएं। जब भी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो आप हमारे पास चले आना। इधर भक्तों, तब तक अर्जुन आ जाते हैं और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को देखा है तो आज अर्जुन रोने लगे, कहने लगे हे प्रभु, अगर आप हमारा साथ छोड़ करके चले जाओगे तो हम यहां कैसे रहेंगे? तो आज भक्तों जैसे ही ये कहा है तो आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि हे अर्जुन, मुझे यहां से जाना होगा, क्योंकि अभी मुझे बाल लीलाएं दिखानी है। इधर तो भक्तों जैसे ही भगवान श्याम सुंदर वहां से चले हैं, इधर धीरे धीरे समय बीतता हुआ जा रहा है। यहां तक हुआ कि महाराज परीक्षित शादी के योग्य हो गए। आज भक्तों जब शादी के योग्य हुए हैं तो बासिक की जो पुत्री थी जिसका नाम था नवलदे, महाराज परीक्षित की उस नवलदे नाम की लड़की से शादी हो गई। क्योंकि बताया तो यह जाता है कि बासिक जो था उसके घर में कोई संतान नहीं थी। तो एक समय की बात है कि अर्जुन और महाराज बासिक, इन दोनों में जब जुआ की बाजी लगी तो अर्जुन ने कहा था कि अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो और तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो तो तुम्हारी पुत्री की शादी हमारे बेटा के साथ होगी। और इधर बासिक ने कह दिया था कि अगर हमारे घर पर पुत्र पैदा हो जाए और तुम्हारे घर पर अगर लड़की पैदा होगी तो उसकी शादी हमारे पुत्र के साथ होगी। लेकिन महाराज बासिक के यहां पर एक कन्या ने जन्म लिया। जो बासिक की पत्नी थी उसने बासिक को नहीं बताया, उस लड़की को छुपा लिया। और भक्तों धीरे धीरे जब वो
लड़की बड़ी हुई, लेकिन महाराज बासिक को कुछ भी नहीं पता था। जब धीरे धीरे वो लड़की शादी के योग्य हुई, एक समय की बात है कि महाराज बासिक अपनी कचहरी से निकलते हुए अपने महलों के लिए जा रहे थे, तो जो नवलदे थी वो अटिया पर खड़ी थी, अपने केसों को सुखा रही थी, और जैसे ही महाराज बासिक की उस लड़की पर नजर पड़ी, उन्हें नहीं पता था कि ये हमारी बेटी है। इधर भक्तों, जैसे ही उस कन्या के प्रति महाराज बासिक के अपने मन में जब गलत भाव बनाया, तो महाराज बासिक के तन से कोढ़ चिचाने लगा। जब महलों में आए तो रानी से कहा है कि ये बताओ, तुम्हारे ये महलों की अटारी पर वो सुंदरी कौन है जिसको देख करके मेरे तन से कोढ़ फूट गया? तब उस नागिनी ने बताया था कि महाराज वो तुम्हारी पुत्री है। इधर भक्तों, जब बताया है तो नवलदे को बुलाया गया। आज बासिक नवलदे के पैरों पर गिर गया, कहने लगा, बेटी मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना कि तुम हमारी पुत्री हो। इधर भक्तों, जैसे ही अपने पिता के तन से कोढ़ को चिचाते हुए देखा है, तो आज नवलदे रोने लगी, कहने लगी, पिताजी अगर कोई युक्ति हो तो हमें बताओ। तो बासिक ने कहा था कि हस्तिनापुर में एक अमृत का कुंड है, अगर वहां से कोई अमृत लेकर के आएगा तो मैं पुनः जैसा का तैसा हो जाऊंगा। तो आज नवलदे कहने लगी है, पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी, लेकिन उस अमृत के कुंड पर महाराज परीक्षित का पहरा था। जब महाराज परीक्षित उस कुंड पर पहरा दे रहे थे, इधर भक्तों बासिक ने बहुत मना किया कि बेटी, अरे वहां पर परीक्षित का पहरा है, वो तुम्हें अमृत नहीं लेने देगा। लेकिन भक्तों नवलदे को लाख समझाया, लेकिन नवलदे की एक भी बात दिमाग में नहीं आई। और जब अमृत लेने के लिए गई है तो परीक्षित ने जैसे ही आता हुआ देखा तो कहने लगे, सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो आज भक्तों नवलदे कहने लगी है कि मैं राजा बासिक की पुत्री हूं, मेरा नाम नवलदे है। परीक्षित कहने लगे, फिर तो तुम यहां से नहीं जाने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें जुआ में हार गए, और चाहे कुछ भी हो जाए शादी तुम्हारी हमारे साथ ही होगी। जब सारी बात परीक्षित ने बताई है तो उसी समय कहने लगी, महाराज अभी मुझे जाने दो, क्योंकि अभी मैं एक अपने बाप से ये कह के आई हूं कि मैं तुम्हें पुनः तरुण बना दूंगी, क्योंकि उनके तन से कोढ़ चिचा रहा है, और कि महाराज हमें अमृत दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जा रही हूं और अभी वापस लौट के आऊंगी। इस तरीका से महाराज परीक्षित ने मैया नवलदे को वो अमृत दिया जाकर के, और राजा बासिक के हाथों में अमृत को दे दिया, और नवलदे पुनः उन्हीं पैरों लौट करके महाराज परीक्षित के पास आ गई। इस तरीका से महाराज परीक्षित का विवाह मैया नवलदे के साथ में हुआ। इधर तो बड़ा ही आनंद से समय गुजर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद पांचों पांडव चले हैं द्रौपदी को साथ लेकर के
आकाश में गलने के लिए जा रहे हैं। आज वो तो सारा राजपाट महाराज परीक्षित को दे दिया और जो भी उस कुल की रीत थी सारा हाल परीक्षित को बताया है। आज भक्तों पांचों पांडव जब गलने के लिए चले हैं द्रौपदी को साथ लेकर के तो आकाश में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले द्रौपदी गलने लगी। आज भक्तों धीरे धीरे चार भाई तो गल गए लेकिन अर्जुन का केवल एक पैर का अंगूठा गला। क्यों? तो आज भगवान श्याम सुंदर से पूछने लगे, महाराज हमारे चारों भाई गल गए, हमारी पत्नी भी गल गई, लेकिन हमारा पैर का अंगूठा ही क्यों गला? क्योंकि महाराज अर्जुन अपनी जिंदगी में एक बार झूठ बोल गए थे। इस तरीका से एक दिन की बात है भक्तों कि महाराज परीक्षित अपने राज्य को चला रहे हैं। आज मंत्रियों को आज्ञा दी है कि इन महलों में जितना भी पुराना सामान हो सभी को बाहर निकाल करके फेंको। एक भक्तों काल कोठरी थी जिसमें एक बकस रखा था और उसी बकस में एक सोने का मुकुट रखा था। जब सारे महलों की छानबीन करवाई तो वो बकस जैसा ही दिखाई पड़ा। सारे सैनिकों से बोले हैं, महाराज परीक्षित इसको खोल कर देखो इसमें है क्या। हमें यह लग रहा है कि हमारे दादी हमारे बाबा जी जब कछु खजानो भरे के धरे गए। जैसे ही बक्सा को खोल के देखो तो बमे को सोने को मुकुट रखो और जैसे ही सोने को मुकुट देखो तो महाराज परीक्षित खुशी से झूमने लगे। लेकिन भक्तों बताया तो ये जाता है कि ये मुकुट मगध देश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध, जो कंस के ससुर थे। ये मुकुट उनका था। जब भीम में और जरासंध में युद्ध हुआ था तो भीम जरासंध को मार करके उनके पुत्र से ये मुकुट छीन करके लाए थे, क्योंकि वो अनीत का धन था। और जैसे ही वह मुकुट को देखो तो महाराज परीक्षित ने कछु ना सोचा ना समझी और उठा के वह अपने सर पे रख लो। और जैसे ही सर पे रखो चले हैं महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए। मंत्री से बोले हैं कि ये मंत्री सारी सेना को तैयार करो। मंत्री बोलो क्या बात है महाराज? आज बड़ा गुस्सा में दिखाई दे रहे हो। परीक्षित कहने लगा, मंत्री आज हम शिकार खेलने जाएंगे। लेकिन भक्तों परीक्षित लाल इतना प्रतापी राजा था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा ही अच्छा राजा था। इधर महाराज परीक्षित ने मंत्री को आज्ञा देकर के सारी सेना को सजवाया है।
और चले हैं महाराज परीक्षित आगे के लिए। अरे ना पल की देर लगाई, राजा जा रहा, पीछे से सारी सेना भागती हुई जा रही है। तो क्या देखा है? लेकिन अब तो वो हिरना था, ये लगा था कि साक्षात महात्मा मारी जा गया।